हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एरोमेटिसिटी स्टार्ट किया था। एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने कुछ कंडीशंस लिखी थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसमें कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया था और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी तो हमने कंपाउंड को एरोमेटिक बोला था। तो उसमें जो भी हमने स्ट्रक्चर्स लिए थे वो सिंपल से स्ट्रक्चर्स थे और सारे के सारे आपको पता है कि एरोमेटिसिटी होने के लिए स्ट्रक्चर का साइक्लिक होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं हेट्रोएटॉमिक या फिर इसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहली बात ये है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे मैं कोई रिंग ले लूं और रिंग के बीच में अगर एटम आ जाए, ठीक है, मैंने एक रिंग ली है और रिंग के क्या हो रहा है, रिंग के सेंटर में एक एटम आ रहा है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। यानी कोई भी एक रिंग तुम ले लो और रिंग में किसी भी एक पोजीशन पे सेंटर पे एलिमेंट आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं ऑक्सीजन ले आऊं, तो अभी क्या है, रिंग में सारे कार्बन नहीं है। अगर ये क्लोज रिंग होती तो इसमें सारे कार्बन होते। कार्बन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट अगर रिंग के बीच में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक हमें कौन से देखने हैं? हेट्रोसाइक्लिक में हमें एरोमेटिक कंपाउंड देखना है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और कैसे पता किया जाता है वो अपन देखो। जैसे पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर का नाम है पाइरिडीन। इसका नाम क्या है? पाइरिडीन। पाइरिडीन को मैं बनाऊं तो ये ऐसा बनता है। ये स्ट्रक्चर है पाइरिडीन का। अब पाइरिडीन में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मैं इसको यहां बना देता हूं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? पहली चीज, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहां से यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ऐसे होता होगा, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट नहीं होगी। यानी ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं देखना, हमें दूसरे डायरेक्शन से भी देखना है कि वो लोकलाइज्ड हो सकता है कि नहीं, वो डीलोकलाइज हो सकता है कि नहीं। तो ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, ठीक है, यानी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पहली चीज। अब हम कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं इसके लिए भी। तो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ऑल मेंबर sp2 है, ठीक है, चेक कर लो सारे sp2 है। इनफैक्ट ये नाइट्रोजन भी यहाँ sp2 है। तो हमें हेट्रोसाइक्लिक में उसी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होता है कि वो किस हाइब्रिडाइजेशन में है जो साइकिल के बीच में आ रहा होता है, रिंग के बीच में आ रहा होता है। तो ये क्या है? ये sp2 है, सारे के सारे sp2 है। क्लोज कॉन्जुगेशन है, क्लोज कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अगर मैं बॉन्ड से करूं तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इजीली हो सकती है। तीनों बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जब ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जब ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये रिंग का पार्ट तो होगा नहीं। अगर ये डीलोकलाइज होता तो ये रिंग के अंदर रोटेट होता, तब हम काउंट करते। तो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन डबल बॉन्ड से, जो कि कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 है, यानी एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है। फिर से देख लो हेट्रोसाइक्लिक में करते क्या है हम? कुछ नहीं है, सिर्फ हमें लोन पेयर सबसे पहले देखना होता है कि वो लोन पेयर रिंग के अंदर जा सकता है कि नहीं। अगर रिंग के अंदर जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, और अगर नहीं जा सकता तो जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करके आपको देने होते हैं उस लोन पेयर को हटा के। अब देखो 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर रिंग के अंदर जा ही नहीं रहा था। ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। सेकेंड एग्जांपल मैं लूं ऐसा ही, तो सेकेंड एग्जांपल है पायरॉल। देखो ये कॉमन नेम्स है इन स्ट्रक्चर के, इनको बनाने के साथ साथ याद भी कर लेना आप लोग अभी के अभी। पायरॉल, पायरॉल 5 नंबर रिंग होती है, ठीक है। पायरॉल 5 नंबर रिंग होती है जिसके बीच में एक नाइट्रोजन आता है। अब हम बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन के इस लोन पेयर की। तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर देखो इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट होता है, इसके पास जगह है, यानी ये लोन पेयर
अब लोकलाइज नहीं है, ये डी लोकलाइज है, ये अंदर रेजोनेंस कर सकता है। तो अगर डी लोकलाइज होगा तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में हम इसे काउंट करेंगे। तो हम कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन हमें देखनी है साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है। ये मत सोच लेना कि बीच में एटम आ गया तो वो साइक्लिक नहीं है, स्ट्रक्चर अभी भी साइक्लिक ही है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑल मेंबर्ड sp2, सारे sp2 है। नाइट्रोजन चेक कर लो, नाइट्रोजन भी sp2 ही है, सारे sp2 है। उसके बाद क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर। बना लो इसे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि नाइट्रोजन sp2 क्यों आया, क्योंकि sp3 होना चाहिए था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, बट इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है ना, तो डीलोकलाइज्ड के केस में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो एक टाइम के लिए तो वहां पे है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो वहां से चला भी तो जाएगा, तो बार बार हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी चेंज होगा। तो रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर आपका डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए भी आपका रूल सेम ही है, सिर्फ आपको लोन पेयर चेक करना होगा कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है या लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड है यानी कि वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो रिंग में कभी कैलकुलेट नहीं होगा, रिंग का पार्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं होगा। अगर वो डीलोकलाइज्ड है तो वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है फुरान। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और ये स्ट्रक्चर है फुरान। अब इसके लिए, ये आपके लिए है, आप लोग बताओ इसके लिए क्या बोलते हो, ये एरोमेटिक है कि नहीं? कंडीशन सेटिस्फाई कराओ और देखो। सॉरी, इसमें ना फुरान का स्ट्रक्चर 2 सेकेंड, इसमें 5 मेंबर्ड ही होता है। अब बताना आपको। ये भी 5 मेंबर्ड ही होता है, वो स्ट्रक्चर भी हम लेंगे जो भी हमने बनाया था, बट फुरान का ये स्ट्रक्चर होता है। चलो देखते हैं, इसमें 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर तो शिफ्ट हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि हर कंडीशन में किसी के पास एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो रेजोनेंस से सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, और ये वाला, यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है और एक लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है। तो जो लोकलाइज्ड है उसको हमें काउंट नहीं करना, लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है। स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ऑल मेंबर्ड sp2 है, क्लोज कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा, जब ये लोन पेयर शिफ्ट होगा तो पूरा रेजोनेंस होगा, ये चीज आप सीख चुके हो अच्छे से। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर है जो डीलोकलाइज हो रहा है, तो टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है थायोफिन। थायोफिन अगेन 5 मेंबर्ड रिंग और सल्फर होता है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप बताओगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है।
इसमें कितने लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं, कितने लोकलाइज्ड हैं, ये सारी चीजें आप लोग को बतानी है। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स में देता हूं। जैसे अभी मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था, वही ले लेते हैं। अब इसमें आपको बताना होगा कि एरोमेटिक है कि नहीं है। वन, टू, थ्री, फोर, फिर 4 स्ट्रक्चर्स हैं। 4 से ही आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। इन चारों स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग बोलिए कि ये लोग एरोमेटिक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये आप लोग को सॉल्व करना है। तो एरोमेटिसिटी में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स एरोमेटिक होंगे कि नहीं होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हेट्रोसाइक्लिक है तो वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अब पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या है? पॉलीसाइक्लिक मतलब एक से ज्यादा रिंग आ रही होगी और उसके रेस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि पूरा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, जैसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक होता है आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो फ्यूज्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्यूज्ड में आपका नैप्थलीन, फ्यूज मतलब जब रिंग आपस में कनेक्टेड हो तो वो फ्यूज होगा। और आइसोलेटेड अगर मुझे इसी का बनाना होता, आइसोलेटेड में मतलब क्या है? दोनों रिंग अलग अलग होगी और एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगी। यानी जब 2 रिंग आपस में से एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होगी तो उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड, और जब 2 रिंग कनेक्ट होंगी डायरेक्टली तो उसे हम बोलेंगे फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये 2 मेंबर 2 रिंग है जो कि
किस में आ रही है, फ्यूज्ड में, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है, और ये आइसोलेटेड। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाता है, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में कंडीशन अप्लाई की जाती है और देखा जाता है कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है। जैसे मैं इसके लिए देखूं तो ये साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी चीज, ऑल मेंबर sp2 है, क्लोज कॉन्जुगेशन भी इसमें है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी यानी हकल्स रूल को सेटिस्फाई करते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में इंडिविजुअली रिंग मस्ट बी एरोमेटिक, यानी इसमें हम अलग अलग रिंग को देखते हैं, दोनों रिंग को देखेंगे और दोनों का एरोमेटिक होना जरूरी है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये साइक्लिक है, ये भी है, ऑल मेंबर्ड इस रिंग के sp2 है, इस रिंग के भी sp2 है, इसमें क्लोज कॉन्जुगेशन है, इसमें भी है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, यानी दोनों अलग अलग सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है। ये फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, फ्यूज्ड वाले, इस वाले केस में कंप्लीट स्ट्रक्चर को तुम्हें एक बार में देखना है और बताना है कि वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, और उस वाले केस में तुम्हें अलग अलग रिंग को ऑब्जर्व करना है और दोनों रिंग में कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। अगर दोनों रिंग अलग अलग सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिक है तो वो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अगर एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी नहीं है तो आप उसको कभी भी एरोमेटिक नहीं बोलोगे। चलिए, पहला एग्जांपल था, इसके बाद और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे ये तो मैंने लिया था नेप्थलीन, अगर मैं सेम एंथ्रासीन ले लूं तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रिंग्स को देखना पड़ेगा, आइसोलेटेड केस में और इसमें पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ। 3 मेंबर्ड मतलब 3 बेंजीन रिंग्स जब कनेक्ट होती हैं तो वो एंथ्रासीन बनता है। और यहां क्या हो जाएगा, 3 बेंजीन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगी। तो ये है फ्यूज्ड और ये है आइसोलेटेड। अब इसमें तो पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ देखना होता है, तो देखो ये साइक्लिक है, सारे मेंबर sp2 हैं, पूरे स्ट्रक्चर में क्लोज कॉन्जुगेशन है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। इसमें आ जाओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो तीनों अलग अलग बेंजीन है ना यार, और बेंजीन तो एरोमेटिक है, ये तीनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, सारे मेंबर sp2 भी है और क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, तो दोनों ही एरोमेटिक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर रिंग आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है तो वो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर कनेक्टेड हो तो वो आपके आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब जैसे हमने बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स पढ़े थे, तो उसमें इन दोनों में से कोई केस नहीं लग रहा, क्योंकि वहां पे ब्रिज कार्बन हुआ करते थे और ब्रिज कार्बन से कनेक्टिविटी हुआ करती थी। इनसे रिलेटेड अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं।
तो ये सारे बेंजीन पे बेस्ड है, इसलिए इसको करना डिफिकल्ट नहीं था। हमें पता है कि बेंजीन इंडिविजुअली एरोमेटिक है, तो अगर आप यहाँ पे आपने जो भी दोनों एग्जांपल देखे उसमें क्या था, थी तो बेंजीन रिंग ही ना, इसका मतलब स्ट्रक्चर तो एरोमेटिक होने वाला था। अब हम वो स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग बना ली मैंने। ये 7 मेंबर्ड रिंग है और इससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं 5 मेंबर्ड रिंग। ये स्ट्रक्चर अब हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडिविजुअली इस रिंग को देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो मैं कंडीशन अगर सेटिस्फाई कराऊं तो ये साइक्लिक है, ऑल मेंबर sp2 है, ठीक है, ऑल मेंबर sp2 है, क्लोज कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं से भी चेक कर लेना, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 10, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो वो हकल्स रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत इजी थी कि हमने इसे देख लिया कि एरोमेटिक है कि नहीं है, बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये आया था एक बार, इसका नाम होता है एनुलिन, ठीक है, इसका नाम होता है एनुलिन। क्वेश्चन ये आया था कि ये स्ट्रक्चर डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि ये स्ट्रक्चर डाइपोल मोमेंट दिखाता है, कैसे दिखाता है वो देखना, एजुलिन, ठीक। तो ये एजुलिन स्ट्रक्चर आपका डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाएगा वो हमें देखना। अब देखो, अगर मैं इसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग करना स्टार्ट करूं, मैं अगर इस बॉन्ड को यहां भेज दूं तो ये यहां चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये करूंगा तो होगा क्या, ये करने के बाद मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराऊं तो होगा क्या वो देखो, और क्यों ये डाइपोल मोमेंट दिखाएगा वो समझो थोड़ा सा। 7 मेंबर रिंग है, मैंने डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट किया, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब इसको यहां शिफ्ट किया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर तुम इसमें रेजोनेंस कंटिन्यू करो तो ये यहां आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, और अगर इसमें भी कंटिन्यू करो तो ये यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, यानी ये कंप्लीट रेजोनेंस करता रहेगा। तो एंड में क्या होगा, एंड में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है 7 मेंबर्ड, ये जो तुम्हारा 7 मेंबर्ड है ये जो 7 मेंबर है इसके हर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा होगा, यानी ये रिंग पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, और इसके हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा होगा, तो ये पूरी रिंग नेगेटिव हो जाएगी। अब एक रिंग पूरा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रही है, दूसरी रिंग पूरा नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, उधर की तरफ एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा और वहां पे एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, जिसे हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो जब एक रिंग पूरी पॉजिटिव हो गई यार, क्योंकि ये अगर रेजोनेंस करोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ इसी रिंग पे रोटेट करेगा ना, और इसका रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस रिंग पे रोटेट करेगा। तो ये रिंग पूरी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। अब ये नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगी ना अपनी तरफ ज्यादा, तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, एजुलिन ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर आपके डाइपोल मोमेंट भी दिखाते हैं। तो आपको यही चीज देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर एरोमेटिक का होगा तो बहुत इजी है, लेकिन डाइपोल मोमेंट का अगर क्वेश्चन हुआ तो आपको पूरा रेजोनेंस करके समझना होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर की तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा। बना दीजिए इसे।
अब ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स में लेता हूँ, एक दो स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें बताता हूँ कि अगर उस टाइप के स्ट्रक्चर आ गए तो कैसे आप बताओगे कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है और वो डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। सपोज मैं एक 3 मेंबर्ड रिंग ले लूं और उसे कनेक्ट कर दूं एक 5 मेंबर्ड रिंग के साथ। अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास है, इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। इसमें रेजोनेंस होगा और ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो देखो अभी ना तो ये फ्यूज्ड है ना ही आइसोलेटेड, बट अगर मैं इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये आइसोलेटेड बन जाएगा। और आइसोलेटेड बनने के बाद दोनों रिंग को मैं अलग अलग ऑब्जर्व कर लूं कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, यही चीज करना होता है हमें। तो अब इस डबल बॉन्ड को हमें शिफ्ट करना है, या तो हम इसको ऊपर वाली रिंग में शिफ्ट कर सकते हैं या नीचे वाली रिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। हमें देखना है कि आइसोलेटेड बनाने के बाद ये कैसे एरोमेटिक हो सकता है। सोचो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूं तो ये यहां चला जाएगा और इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये एरोमेटिक का केस तो दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमने सोचा कि हम डबल बॉन्ड को ऊपर वाली रिंग में अगर शिफ्ट कर दें तो वो एरोमेटिक बन जा रही है और उसके साथ साथ नीचे वाली भी एंटी एरोमेटिक बन जा रही है। अब इस बॉन्ड को अगर मैं नीचे शिफ्ट करूं तो ये यहां चला जाएगा और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर अगर मैं इसको देखूं, नीचे की शिफ्टिंग को देखूं तो नीचे की शिफ्टिंग करने के बाद क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है। यहां एक पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड। अब मैं काउंट करूं तो इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब स्ट्रक्चर फ्यूज्ड है, सॉरी स्ट्रक्चर आइसोलेटेड है और आइसोलेटेड होने के बाद दोनों के पास इंडिविजुअली 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि एरोमेटिसिटी का केस है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइप की शिफ्टिंग को सिर्फ ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे कि किधर शिफ्ट करने के बाद दोनों रिंग आइसोलेटेड बन जाए और आइसोलेटेड के साथ साथ एरोमेटिक हो जाए। तो ऊपर शिफ्ट करने पे एरोमेटिक नहीं बन रही थी, लेकिन नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर हमने की तो दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक बन गई। अब सेम केस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली रिंग पे घूमेगा, इसमें रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज नीचे वाली रिंग में घूमेगा। तो ऊपर वाली रिंग जो तुम्हारी है वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज दिखाएगी और नीचे वाली जो रिंग तुम्हारी है वो नेगेटिव चार्ज दिखाएगी। तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में दिख जाएगा। तो इस टाइप की एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सिंपल सी चीज करनी है कि तुम्हें ये देखना है कि भाई क्या करने पे दोनों एरोमेटिक बन जाए और एरोमेटिक बनाने के बाद उनका डाइपोल मोमेंट चेक कर लो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल के बाद मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, पहले हम एग्जांपल बनाते हैं। तो ऊपर हम बनाते हैं 7 मेंबर रिंग और इसको कनेक्ट करते हैं 5 मेंबर रिंग के साथ। अब हमें सोचना ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ मूव करवा दें कि दोनों फ्यूज्ड और दोनों आइसोलेटेड बन जाएं और आइसोलेटेड के साथ साथ इंडिविजुअली दोनों एरोमेटिक हो जाएं। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है। तो अगेन अगर तुम ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करोगे तो ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और नीचे 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों ही एरोमेटिक का केस नहीं है। बट अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड और नीचे नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिसिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगेन जब तुम स्ट्रक्चर को बनाओगे
तो ये रिंग पूरा पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगी और ये रिंग पूरा नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगी। डाइपोल मोमेंट कुछ इस टाइप का दिख जाएगा। आइसोलेटेड में तो डाइपोल मोमेंट जनरली दिखता है, लेकिन फ्यूज्ड वाला जो एग्जांपल हमने एजुलिन का लिया था वो अकेला एग्जांपल है जो डाइपोल मोमेंट को दिखाता है फ्यूज्ड वाले केस में। और यहाँ पे इनमें तो जनरली डाइपोल मोमेंट दिखेगा ही दिखेगा। बना लो इसे। अब एक एग्जांपल है वो मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें घर से सॉल्व करना होगा, बताना होगा कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। अपनी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सॉल्व करना होगा उसे। 3 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और नीचे है सेवन मेंबर्ड रिंग। ये एग्जांपल है, इसे तुम्हें सॉल्व करना है और बताना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। चलो एरोमेटिक हमने देख लिया, ठीक है। एंटी एरोमेटिक अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर ये दोनों नहीं है तो उस कंपाउंड को आप नॉन एरोमेटिक बोलने लग जाते हो। तो नॉन एरोमेटिक का कोई रूल नहीं है। नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते वो नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, बशर्ते वो एंटी एरोमेटिक नहीं होने चाहिए। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जैसी चीज को हमको नहीं पढ़ना, एंटी एरोमेटिसिटी क्या होता है वो देखना है हमें। और यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी का। अब जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये चीज ध्यान रखना। कंडीशंस क्या क्या है वो मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, कि किसी कंपाउंड के एंटी एरोमेटिक होने की कंडीशन क्या है। पहला, स्ट्रक्चर must be cyclic and planar। स्ट्रक्चर साइक्लिक भी होना चाहिए और प्लानर भी होना चाहिए। सेकेंड, पहली दोनों कंडीशन सेम है। ऑल मेंबर मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी सारे के सारे मेंबर sp2 या sp होने चाहिए। इसमें भी क्लोज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट एंड क्लोज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, ठीक है। sp2 भी होना चाहिए, और sp2 होगा तो क्लोज कॉन्जुगेशन होगा ही होगा। नंबर ऑफ pi electron is equal to 4n, where n is equal to 1, 2 and any positive integer। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में 4n प्लस 2 के इक्वल थे, यहाँ पे 4n के इक्वल होने चाहिए। अगर 4n के इक्वल है तो वो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो कंडीशंस लिख लो, देखते हैं कुछ एग्जांपल।
तो ये कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। इसके अपोजिट 4n+2 हो रहा है तो एरोमेटिक होगा, और अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो नॉन एरोमेटिक क्या होगा? नॉन एरोमेटिक वो जो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। जैसे मैं अपन एग्जांपल लें, ब्यूटाडाइईन, ये एग्जांपल में ले लें, ठीक है। अब इसमें चाहे तुम रेजोनेंस करा दो तो भी क्या होगा? रेजोनेंस कराने के बाद भी ये बॉन्ड यहां आएगा तो ये यहां चला जाएगा, यही होगा इसमें। हर कंडीशन में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली चीज साइक्लिक चेक कर लो, साइक्लिक है क्या? है। ऑल मेंबर्ड sp2 है, क्लोज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो n की वैल्यू कितनी होगी? n इज इक्वल टू 1। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू 1। तो ये पहला स्ट्रक्चर है जो कि एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे वो हाईली अनस्टेबल होंगे, हाईली अनस्टेबल होता है। अब अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करना है, मुझे इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करना होता, या फिर ये स्ट्रक्चर खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो ये पता है क्या करता है? ये डीमेराइजेशन कर देता है, यानी कि खुद को 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देता है। कैसे? इस टाइप से ब्रेक हो जाता है, यानी ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है और 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी बॉन्ड के थे, ठीक है। और जब ये खुद का डीमेराइजेशन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है, मतलब पूरी तरह से स्टेबल नहीं, बट हाँ जो हाईली अनस्टेबल होता है उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसको इस केस में मिल जाती है। बट ये तो एक बात है बताने के लिए जनरली। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखो अगर मैं 2 वैल्यू रखूं, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 जिसमें होंगे वो आपका क्या होगा? वो आपका एंटी एरोमेटिक होगा। तो 8 वाला बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर अब इसमें भी सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 2। अब n की वैल्यू अगर 2 है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हो गया तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये खुद को टफ साइज में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये खुद की शेप चेंज कर लेता है टफ में। इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के स्टेबल हो जाता है। तो ये टफ शेप, बोट वगैरह, ये हम आइसोमेरिज्म एक चैप्टर है, वहां पे इन सब चीजों को कवर करेंगे कि कैसे शेप चेंज होती है, कोई खुद को स्टेबल करने के लिए कैसे कैसे चेंजेस लाता है। बट अभी फिलहाल तुम इतना ही समझो कि अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो स्टेबल होने के लिए खुद को टफ शेप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो 4n को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो आपके एंटी एरोमेटिक बन जाते हैं। तो
तो एंटी एरोमेटिक में ज्यादा कंपाउंड्स नहीं करा रहा मैं, 4n से सीधा सीधा आपको देखना होता है। अब कुछ एक दो एग्जांपल थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं, वो हम करके देख लेते हैं। जैसे 3 मेंबर रिंग हो मेरे पास और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है या क्या है, ये हमें चेक करना है। अब यहां से तो हम इसे नहीं बता सकते, क्योंकि देखो रिंग के बाहर का जो डबल बॉन्ड है हम उसे कभी काउंट नहीं करते, तब तक काउंट नहीं करते जब तक हम रेजोनेंस नहीं करवा लेते। अभी हमने देखा था, हमने स्ट्रक्चर्स को आइसोलेटेड फॉर्म में लिया था जब दो रिंग डबल बॉन्ड से कनेक्टेड थी, तो हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कराई थी रेजोनेंस के थ्रू और उसके बाद चेक किया था कि वो एरोमेटिक है या नहीं। तो सेम एज यहाँ पे भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में जहां पे रिंग पे डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो, तुम एक बार कोशिश करना कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो कर लो, करने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब पर्टिकुलर तुम इस रिंग को चेक कर लो तो ये रिंग तुम्हारी एरोमेटिक बन जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ओवरऑल कंपाउंड भी तुम्हारा न्यूट्रल रहेगा। चलो बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे, ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भी रेजोनेंस करके देख लेंगे। रेजोनेंस करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी। अब तुम सोचो कि डबल बॉन्ड को तुम नीचे लेके आ सकते हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तभी आ सकता है जब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, उसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन तो हो ही हो। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो ये कंपाउंड बन गया एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हो गया ये, एंटी एरोमेटिक। एक है 7 मेंबर रिंग, सेवन मेंबर रिंग है और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, यानी 7 मेंबर रिंग को तुम्हें बताना होगा कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। आफ्टर रेजोनेंस जो रिंग तुम्हें मिलेगी वो एरोमेटिक होगी कि नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो गई, एंटी एरोमेटिक पढ़ लिया हमने, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक भी बता दिया मैंने कि दोनों में से जो नहीं होगा, ना एरोमेटिक हुआ ना एंटी एरोमेटिक हुआ, वो तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, सॉरी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। आगे अब हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उसे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियोस में दिए हैं इन्हें सॉल्व जरूर करना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा। एरोमेटिक वगैरह निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एरोमेटिसिटी वगैरह ये सब अच्छे से सीख लो। किसी को डाउट वगैरह रहता है तो पूछ लेना मुझसे। और मैंने आपको बोला था कि आप लोग यूट्यूब वीडियोस के नीचे अपने कमेंट डाल दिया करो, आपको कोई टॉपिक डाउटफुल लगता है तो डाल दिया करो यार, वीडियो बना दूंगा मैं, पूरे चैप्टर में देख लेना, जहाँ जो भी डाउट हो जैसे ही आए वैसे ही आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि हमें ये स्ट्रक्चर या फिर ये चीज़ नहीं क्लियर हुई।